Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I am Monica and today we will continue our topic that is your electrochemistry. स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 में ये स्टडी कर लिया था इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और उनमें डिफरेंशिएट भी किया था। साथ ही साथ हमने ये स्टडी किया था कि करंट क्या होता है, ठीक है, और चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। जब भी कोई करंट प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हमारे चार्ज कैरियर्स ही होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रेसिस्टेंस क्या होता है। अब हमें ये पता है कि हर एक सब्सटेंस, ठीक है, ऑफर करता है रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। फाइन, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो रेसिस्टेंस होता है, अब जो रेसिस्टेंस होता है सिंपली मुझे पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं सिंपली 10th क्लास से कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ में हम पढ़ते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। आप क्या पढ़ते हो, V सबसे पहले आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I पढ़ते हो, ठीक है, फ्रॉम द ओम्स लॉ, और वहां पर आप ये बताते हो कि V इज इक्वल टू आई आर, है ना। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा बेसिक सा बता देती हूँ 10th क्लास का जो आपका फिजिक्स में पढ़ते हो, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो आपके पास V अपॉन आई है दैट इज इक्वल्स टू R। अब यहां पर क्या है ना, जो आपके पास करंट है, दिस इज I मीन्स करंट, V इज योर वोल्टेज और R इज योर रेसिस्टेंस, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो आपके पास करंट फ्लो कर रहा है दैट इज योर I, ठीक है, और जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है अगेंस्ट करंट, ठीक है। हमेशा देखना करंट जो होता है चार्ज कैरियर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है आपका, फाइन। और जो रेसिस्टेंस होगा वो किसके अगेंस्ट होगा, उस करंट फ्लो के अगेंस्ट होगा जो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहां देखो, यहां पर मेरे पास इसका मतलब क्या है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर करंट। मतलब जितना ज्यादा मेरे पास कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है उतना ही कम रेसिस्टेंस जनरेट होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, मतलब जितना ज्यादा अपोजिशन होगा टुवर्ड्स योर करंट, उतना ही क्या होगा, करंट कम फ्लो करेगा कंडक्टर में से, फाइन। तो यानी कि इनवर्स रिलेशन है सिंपली। तो ओम्स लॉ है आपका जो आप 10th क्लास में पढ़ते हो फिजिक्स में, बेसिक आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पास दिस इज योर रेसिस्टेंस। आपके पास जो रेसिस्टेंस होता है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम बोलें, अ प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस दैट मेजर्स द अपोजिशन कॉज्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। सिंपल से डेफिनेशन है, अदरवाइज आप समझा सकते हो कि रेसिस्टेंस होता क्या है। रेसिस्टेंस सिंपल है, रेसिस्ट करना, रेसिस्ट मतलब मना करना, ठीक है, मतलब रोकना किसी चीज को, किसको रोकना, करंट को रोकना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास जो हम अभी केमिस्ट्री में बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, देखो ध्यान से। रेसिस्टेंस क्या होता है, वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखो ध्यान से, अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। अगर आप आपको केमिस्ट्री को पढ़ना है, खासकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा ना बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं, खासकर न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। बट जैसे आप मेरी सारी वीडियोस अगर इसकी केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की देख लोगे, उसके बाद आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत ही आपका इजी होने वाला है, क्योंकि ये वाला जो आपका कंसेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको एटलीस्ट चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया कि एक R इज इक्वल टू रो L बाई ए, आप सिंपल डायरेक्ट, अब मुझे ये पता है फॉर्मूला, ठीक है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, बट एक्चुअली ये कहाँ से आता है और इसको किस तरीके से समझा जाता है, वो आपका पहले आपको समझना होगा कि कहाँ से आया, ठीक है, किस तरीके से समझोगे आप इस चीज को, उसके बाद ये फॉर्मूला डिराइव होता है डायरेक्ट, ठीक है। तब आप इसको याद रखना, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको अगर मैं सिंपली लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी, इट इज जस्ट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अब मैं जहां भी I लिखूंगी ना, I का मतलब वहां पर करंट डिनोट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर I का मतलब क्या है, जहां पर भी हम इट सिग्निफाइज योर करंट, फाइन। अब देखो यहाँ पर क्या है ना बेटा, यहाँ पर क्या है, अपोजिशन है, सिंपल है, ठीक है।
जो आपका रेसिस्टेंस होता है, मान लिया मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, ठीक, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, फाइन। इस कंडक्टर की लेंथ मैंने मान ली L है, ठीक है। दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ योर कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, फाइन। अब देखो यहां पर मैंने बोला R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लेंथ। अब मुझे एक बात बताओ, कंडक्टर के अंदर क्या है आपके पास, चार्ज कैरियर्स। हमने चार्ज कैरियर्स के बारे में बात कर ली थी, ठीक है ना। अब वो चार्ज कैरियर्स कुछ भी हो सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही हम जब भी वायर्स की बात करते हैं तो वहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं ना। तो यहाँ पर लेट्स से मैंने बोल दिया ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझोगे तो बिल्कुल हमेशा के लिए आपके माइंड में बैठ जाएगा। अदरवाइज क्या है ना, सिर्फ फॉर्मूला ही रटते रह जाओगे और उससे क्या होता है, वही एक क्वेश्चन करके तो आ जाते हो पेपरों में, लेकिन वो चीज है ना कभी क्लैरिफाई नहीं हो पाती आपको। तो ध्यान से सुनना। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रहे हैं, आपके मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड, ठीक है, जिससे आपका करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस कंडक्टर की लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये यही कंडक्टर है और एक दूसरा कंडक्टर मैं बना देती हूँ ये वाला, फाइन। इसकी लेंथ मैंने मान ली ये है, ठीक। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर भी फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर भी फ्लो कर रहे हैं। अब देखो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी फ्लो कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी फ्लो कर रहे हैं। जैसे ही आप कहते हैं ना, आप स्विच ऑन करते हो, बैटरी स्विच ऑन करते हो, वैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाते हैं अपोजिट साइड जो उसके टर्मिनल के होते हैं, है ना। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन, अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर क्या है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में, ठीक। अब देखो ये चार्ज कैरियर्स बोलूंगी मैं यहाँ पर, ठीक है, चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स बोलो चार्ज कैरियर्स बोलो, आपकी मर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन्स है, एक बात बताओ मुझे, अब एक मैंने मान लिया ये पार्टिकल है मेरे पास, यहाँ पर भी मैंने फिक्स मान लिया ये वाला, ठीक है। अब इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक मूव करना है करंट फ्लो करने के लिए, थ्रू आउट द कंडक्टर फ्लो मूवमेंट करना है। थ्रू आउट द कंडक्टर आपके पास जो भी ये चार्ज कैरियर होगा फ्लो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा जिससे आपका करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब मुझे ये वाला पार्टिकल, मतलब ये वाला आयन चार्ज कैरियर यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, तो क्या करेगा ये वाला, इनसे क्या करेगा, कोलिजन, क्योंकि आपस में कोलाइड कर रहे हैं ना सारे चार्ज पार्टिकल्स, जिससे हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है आपस में, है ना, जिससे रेसिस्टेंस बनता है आपका। तो यहाँ पर क्या है ना, ये वाला इन सबसे क्या करेगा, कोलिजन फेस करेगा। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, यहाँ पर भी ये कोलिजन फेस कर रहेगा, और यहाँ से ये वाला पार्टिकल मैंने मान लिया यहाँ तक पहुंचेगा। सारे पार्टिकल ऐसे ही पहुंचेंगे, ठीक है, लेकिन एक को मैंने फिक्स मान के समझाना है आपको, ठीक। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल इन सबसे कोलिजन फेस करता हुआ यहाँ तक अप्रोच करेगा, तो एक बात बताओ मुझे, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में ज्यादा कोलिजन फेस करनी पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ तक आने में ज्यादा कोलिजन फेस करनी पड़ेगी? देखो जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ही मुश्किल रास्ता होगा, ठीक है ना। यहाँ क्या है, ज्यादा गाड़ियां आपकी, ठीक है, ज्यादा गाड़ियां हैं तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ज्यादा मुश्किल होगी एज कंपेयर टू यहाँ। अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इजिली मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े पार्टिकल से टकराव होना है, थोड़े डिस्टेंस तक पार्टिकल को मतलब कोलिजन फेस करना है, थोड़े डिस्टेंस तक। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, ज्यादा डिस्टेंस तक कोलिजन को फेस करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, देखो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतने ज्यादा पार्टिकल से आपको कोलिजन फेस करना पड़ेगा एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए, ताकि करंट फ्लो हो सके, ठीक है ना। तो इसका मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, और उतना ही कम करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुंचना आसान है एज कंपेयर टू यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ ज्यादा पार्टिकल्स है रास्ते में और यहाँ पार्टिकल कम है रास्ते में। कितना समझ आया? तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, R is inversely proportional to your A. A means area of cross section. अब देखो ध्यान से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या समझाओगे, यहाँ देखो, यहाँ कंडक्टर बना लेना आप अपने आप से, ये पूरा कंडक्टर है आपका, ठीक है। अब देखो एक बार ध्यान से सुनना, यहाँ पर मेरे पास एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, ठीक। एक लाइक सपोज मैंने ये मान लिया, ये वाला एरिया,
ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, एक पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचना है और सेम पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचना है। बहुत इजी है, देखो ध्यान से, यहां पर भी पार्टिकल है बहुत सारे जहां से मूवमेंट हो रही है, यहां से भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो, एक तो पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है। अब मुझे एक बात बताओ, जितना ज्यादा एरिया होगा, ठीक है, जितना ज्यादा मतलब अगर मैं इसको और बड़ा करती जाऊं इस एरिया को, अगर ये एरिया और भी ज्यादा बड़ा हो गया, देखो यहाँ से एरिया का इंक्रीज होता जा रहा है। अगर कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा, देखो पार्टिकल्स तो यहाँ पर भी हैं, पार्टिकल यहाँ पर भी, पार्टिकल यहाँ पर भी। मैंने मान लिया 10 पार्टिकल यहाँ थे, 10 पार्टिकल यहाँ थे, 10 पार्टिकल यहाँ थे, लेकिन जो ये चार्ज पार्टिकल है इसको इन सबसे कोलाइड करते हुए आगे बढ़ना है ना, सबसे टकराव होते हुए तो आगे बढ़ते हैं चार्ज कैरियर्स, ठीक है। अब यही वाला जो पार्टिकल है आगे तक मूव करने के लिए ये वाला और सेम ये वाला पार्टिकल, तो अब मुझे ये बताओ, जितना ज्यादा एरिया होगा, ठीक है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा, मतलब उतना ही कम वो कोलिजन फेस करेगा अपने सराउंडिंग वाले पार्टिकल से। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यही 10 पार्टिकल यहाँ हैं, मान लेते हैं यही 10 पार्टिकल जो इस एक सिंगल पार्टिकल के साथ टकरा रहे हैं, यहीं पर यही 10 पार्टिकल है, यहीं पर भी, यहाँ पर भी 10 पार्टिकल हैं, लेकिन ज्यादा पार्टिकल छोटे एरिया में, क्योंकि भीड़ भाड़ रास्ता, भीड़ होगी बहुत ज्यादा, भीड़ क्राउडिंग जितनी ज्यादा होगी वहां पर उतना ही मुश्किल होगा उस चार्ज पार्टिकल का चलना, ठीक है। एक फिक्स मान के समझा रही हूँ, अदरवाइज सारे ही आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 10 पार्टिकल है, इतने एरिया में भी 10 पार्टिकल है, लेकिन यहाँ पर क्राउडिंग कम होगी क्योंकि यहाँ पर एरिया बहुत ज्यादा है, वो उसको आसानी होगी, आराम से वो आगे मूव कर पाएगा और करंट फ्लो कर देगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात हो, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही कम कोलिजन वो फेस करेगा, उतना ही अपोजिशन कम होगा, उतना ही रेसिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा। फाइन, तो इतना समझ में आया। ये तो सिंपल सा है जो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, R इज इक्वल टू रो एल बाई। अब देखो ध्यान से, अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर देती हूँ। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। Combine these two equation, that is R is directly proportional to your length upon area. Fine. अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस डायरेक्ट रिलेशन को, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये इसके साथ अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। दिस इज योर डायरेक्ट रिलेशन। दिस इज योर इनवर्स रिलेशन, मीन्स अगर एरिया बढ़ता है तो रेसिस्टेंस घटता है। इनवर्स मतलब उल्टा, डायरेक्ट मीन्स अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, इनवर्स मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। कई बच्चों को ये भी चीजें नहीं पता होती, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमेशा बिल्कुल बेसिक से चीजें सीखनी चाहिए, ठीक है ना। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर L अपॉन A, इन दोनों को मैंने कंबाइन करके लिखा है, सिंपल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो R भी बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो R घटेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो ध्यान से, R इज इक्वल टू, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, जब भी आप एक ये जो रिलेशन है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, जब भी हटता है, रिमूव होता है, तो वहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है। हमेशा कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हो, लेकिन यहां पर जो कांस्टेंट आएगा डेट इज योर रो L बाई ए, एंड दिस रो इज सिग्निफाइज योर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है, या फिर आप इसको बोलते हो रेसिस्टिविटी, ठीक है। और ये जो होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी, हर एक कंडक्टर के लिए अलग अलग होती है। मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब, ये नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये ध्यान रखना, ठीक है। दिस रो, इस रो को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसी का आगे यूज होना है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी, या फिर आप बोल सकते हो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। फाइन, इतना समझ आया। अब देखो और लिख लेना है कि दिस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब जिस मटेरियल का वो कंडक्टर बना हुआ है, मतलब कॉपर का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, गोल्ड का बना है, तो सबकी रेसिस्टिविटी डिफरेंट होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर के ऊपर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस फिक्स होती है एक पर्टिकुलर मटेरियल की,
ठीक है। तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, जबकि रेसिस्टेंस आपका किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी, लेंथ और एरिया सब पे डिपेंड कर रहा है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चीजें, अब देखो यहाँ पर क्या है जो बेसिकली आपको समझना है। अब नेक्स्ट जो है, अब हमें इसके यूनिट्स को लिखना है, क्योंकि यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले, यूनिट्स को लिखने से पहले आप समझो ध्यान से एक चीज यहाँ पर, अगर आपको रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन यहाँ से लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है किसी कंडक्टर का, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला आपके पास 1 सेंटीमीटर, मीटर में भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर में भी, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर एरिया आपने मीटर में लिया है तो आपको लेंथ भी मीटर में लेनी है, क्योंकि सेम यूनिट्स लेनी है आपको, ठीक है ना। अब देखो लेंथ आपकी ले ली मैंने सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ ले ली 1 सेंटीमीटर, एरिया ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बात बताओ, इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 मीटर क्यूब, अगर आपने मीटर में लिया है तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो आपके पास रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होती है, डेट इज इक्वल टू योर रेसिस्टेंस, लेकिन कब, जब आपके पास लेंथ तो हो जाए 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर, या एरिया आपके पास 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, जब इनको मैंने 1 कर दिया, यूनिट कर दिया, मतलब 1 कर दिया, तो ऑब्वियसली 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू ये, क्योंकि आपके पास सिंपल 1 हो जाएंगे ये तो, ठीक है ना, सिंपल है। तो आपके पास जो रेसिस्टिविटी होती है डेट इज योर रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेसिस्टेंस मतलब कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा एक कंडक्टर जब उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाएगी और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर वॉल्यूम कितनी होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम अगर आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ आप करते हो सिंपल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपकी वॉल्यूम आ जाएगी, मतलब इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अदरवाइज आप इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया हमारा इतनी बात। अब हमें बात करनी है इनकी यूनिट्स की, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डेरिवेशन करते हो तो यूनिट अगर पॉसिबल हो सके तो आप साथ साथ में मेंशन करना, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको याद रहती हैं चीजें बहुत ज्यादा टाइम तक, ठीक है। देखो अब ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है जो बेसिकली आपको ध्यान रखनी है बात, देखो अब मुझे एक बात बताओ, लेंथ जो होती है वो आपकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं एक के बारे में बात करूं तो फिलहाल हम इसी के बारे में बात करेंगे, एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहले एक बात ध्यान रखो, जो आपके पास, आपको पता है कि रेसिस्टेंस जो होता है वो आप किस में डिनोट करते हो, ओम में, जो आपने पहले बात कर चुके हैं। रेसिस्टेंस जो होता है वो आपकी, उसकी यूनिट होती है ओम। आई थिंक ये सबको पता ही होगा, जो हम 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। V इक्वल टू IR से आप निकालते हो तो उसकी यूनिट आप ओम से डिनोट करते हो, ठीक है। यहीं से सब कुछ आपका डिराइव हो जाएगा आराम से। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मुझे अगर किसी की यूनिट निकालनी तो मुझे यूनिट निकालनी है रो की, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की। तो देखो ध्यान से, अगर मुझे रो की यूनिट निकालनी है तो यहाँ से देखो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, ठीक है। मुझे निकालनी है रो की यूनिट, फाइन, और यहाँ देखो सेंटीमीटर, और ये वाला आपके नीचे है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर भी सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, दिस इज योर रो। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ओम सेंटीमीटर, दिस इज योर रो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की यूनिट, ठीक है। मैंने रो की यूनिट निकाल ली, बट जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस से। तो एटलीस्ट आपको कंडक्टेंस का पहले पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल उल्टा करना है किसका, रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट कर दिया। अब एक देखो, कोई चीज अपोज हो रही है और दूसरी तरफ मैं कह दूं कोई आसानी से फ्लो कर रही है, तो उसका रिवर्स हो जाएगा, जस्ट ये बात है ना। तो उसी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर
एक होता है रेसिस्टेंस, एक होता है कंडक्टेंस। जहां जहां रेसिस्टेंस जो आप लिखते हो, जैसे मैंने ओम लिखा है ना, ओम को आप ऐसे भी डिनोट करते हो, दूसरा आप ऐसे भी डिनोट करते हो। आई थिंक आपको ये भी पता होगा, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो ओम को, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब देखो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कंडक्टेंस होता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज योर कंडक्टेंस, ठीक है। ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर, फाइन। तो यानी कि जितना आसानी से करंट फ्लो हो रहा है उसे हम कंडक्टेंस कहेंगे, और जितना मुश्किल से फ्लो कर रहा है, मतलब अपोजिशन हो रही है उस करंट के टुवर्ड्स, तो हम उसको बोलेंगे रेसिस्टेंस। रेसिस्ट मतलब रोकना, कंडक्ट करना। कंडक्ट करना, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, है ना। कंडक्ट करना मतलब उसमें से करंट इजिली फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर, फाइन। तो ये आपके पास हो गया कंडक्टेंस, और इसको किससे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, ठीक है। कैपिटल जी, स्मॉल जी नहीं कर देना, स्मॉल जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है, ठीक है। तो वो कुछ सिंबल्स होते हैं, वैसे तो जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी होता है, लेकिन आप है ना जो बोला जाए उसी तरीके से डिनोट करना जैसे आपका बुक में मेंशन किया गया, अदरवाइज क्या होता है ना क्वेश्चंस को, ठीक है। बोर्ड में आपको जरूरी होता है कि जो सिंबल सिग्निफाई किया जाता है, एक तो हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो किया करो, हमेशा एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है आपको। चाहे पढ़ो कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए अलग बात है कि आपने प्रदीप से पढ़ लिया या फिर किसी और बुक से रेफर ले लिया, ठीक है, रेफरेंस ले लिया। लेकिन क्या है ना, पढ़ना हमेशा जो भी आप लैंग्वेज लिखते हो या फिर जो अच्छे से करोगे वो आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, ठीक है। उससे बहुत बेनिफिट है, जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी में होती हैं वो कहीं नहीं मिलती आपको, तो एनसीईआरटी को हमेशा फॉलो करना है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, ठीक है। अगर किसी और सिंबल से मेंशन, कई बार ना सी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ बुक्स में, तो वो आप देख लेना, लेकिन वहां पर आगे मेंशन करना है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, ठीक है, वहां मेंशन जरूर करना। तो अब देखो यहाँ पर इसको मैंने जी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो अब मैंने आपको क्या बोला कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर G। अभी कहा ना कि रेसिस्टेंस के अपोजिट होती है इसकी प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो वर्क होगा दोनों का बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट, अगेंस्ट होगा, इनवर्स होगा, इसलिए मैंने इनका इनवर्स रिलेशन लिख दिया। इतना समझ आया, ठीक है। क्योंकि रेसिस्टेंस तो प्रॉपर्टी जो होती है वो अगेंस्ट होती है, ठीक है, करंट के, और ये क्या होती है, पैरेलल होती है करंट के। मतलब अब हमने पढ़ा था यहाँ पर R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक, इतना समझ आया। तो यहाँ देखो, इसको अगर आप ऐसे से तो ऐसे लिख लो, क्योंकि इसके अपोजिट ही है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। आज अब देखो एक काम करो, ये मुझे पता है, ये तुम्हें पता होना ही चाहिए, ठीक है। यही से आगे डेरिवेशन होगी जो भी होगी आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर दी, इसलिए मैंने कर दिया। जितना समझाना था उतना समझा दिया, लेकिन अब लास्ट में जो आपके पास रिजल्ट निकल के आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ क्या करो, जो आर है ना, अब एक बात बताओ, मैंने यहां से आपको ये चीज बता दी, ठीक है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर कंडक्टेंस, ठीक है। अब यहां क्या करो, आर की जगह 1/g पुट कर सकती हूं मैं, पुट आर इज इक्वल टू 1/g फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ ले लेते हैं, ठीक है। पुट, आप क्या लिखोगे, पुट आर इक्वल टू 1/g इन फोर्थ, आपने फोर्थ में पुट कर दिया ये वैल्यू, ठीक है। अब यहां क्या करोगे, अब मुझे एक बात बताओ, ये रो है आपके पास, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है ना, वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। ध्यान से सुनना, रेसिस्टेंस के लिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के लिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी नाम होता है, देखो ध्यान से, ठीक है। रेसिस्टेंस के लिए क्या नाम होता है, जो रेसिस्टेंस के पैरेलल चलती है प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक। उसी तरीके से कंडक्टेंस के पैरेलल जो प्रॉपर्टी चलती है दैट इज योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। ध्यान रहेगा, जैसे इसको डिफाइन किया वैसे उसको भी डिफाइन करेंगे, लेकिन एक बात के लिए ध्यान रखना है, रेसिस्टेंस इज इन, अब आपने क्या कहा यहाँ पे, आर
जी के साथ इनवर्स रिलेशन है ना, उल्टा है ना, जस्ट अपोजिट। उसी तरीके से जो रेसिस्टिविटी होगा वही कंडक्टिविटी के जस्ट अपोजिट होगा। जैसे रेसिस्टेंस कंडक्टेंस के अपोजिट है, वैसे ही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस के अपोजिट है, क्योंकि ये डेफिनेशन ये बोलती है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं लिख सकती हूँ कि जो आपके पास रो है डेट इज इक्वल्स टू 1/k, इसको मैंने k नाम दे दिया। k क्या होता है आपके पास, यहां पर लिख लो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो कंडक्टिविटी, ठीक है। अब अगर मैं इसी को यहां पर लिखूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ, रो को क्या लिख सकती हूँ 1/k, ठीक है। और ये क्या एज इट इज लिख दो आप। सेकेंड फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है यहीं से डायरेक्ट ये हो जाएगा डायरेक्ट आपका, मतलब मैं बता दूंगी कहाँ कहाँ को क्या क्या याद रखना है, और मैं यही बताऊंगी कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो नीट में आते हैं, एचटेट में आते हैं, आईआईटी में आते हैं। आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो आपकी नेट तक के सिलेबस की क्यों ना हो, ठीक है। उसकी भी हम बात कर लेंगे कि नेट में आगे फर्दर, नेट में थोड़ा सा ना जो आप पढ़ते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उससे ज्यादा आता है आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो आपने कर लिया, आपने ये कर लिया, आपने ये कर लिया, ये दो चीज अगर आपको क्लैरिफाई हो गई ना, क्योंकि पेपर में क्या होता है ना आपके पास डायरेक्ट ये चीज याद आनी चाहिए, ये आपको इजीली याद हो जाती है, तो आप ये तो आराम से फाइंड आउट कर लेते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या करना है हमको, जैसे आपने रेसिस्टेंस की यूनिट लिखी थी ओम, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या बोला, यहाँ ध्यान से देखो, बिल्कुल दिस इज योर ओम, है ना, OHM लिख लो या फिर इस तरीके से लिख लो OHM, ठीक है। उसी तरीके से जो इसकी यूनिट होगी इसका मतलब इसकी अपोजिट होगी कुछ ना कुछ, है ना। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं तो क्या बन जाएगा, MHO, मोह, सिंपल है। अगर मैंने ओम को, अब एक बात बताओ मुझे, इसकी यूनिट आपको बताई थी ओम लिखो, मैं आपको पूरा क्लैरिफाई करूंगी कहां से क्या चीज आई है आपकी, ठीक है। दिस इज योर ओम। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसी रेसिस्टेंस को, जैसे अगर मैंने इसको 1 ये कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसका उल्टा बन गया, है ना। ये जो ओम है ना, इसी को अगर 1 ये लिख दिया तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है, इनवर्स करके, है ना। जैसे आपने 1/2 लिखा तो इसको मैं 2 - 1 करके लिख सकती हूँ, एक ही बात है ना। तो अब है, ठीक है। अब मैंने 1/r, दिस इज योर जी, फाइन। यहाँ देखो ध्यान से, जी को कह सकते हो, ये दोनों दूसरे क्या है, बिल्कुल अपोजिट हैं, फाइन। तो 1/r इक्वल टू जी, ऐसे लिख दिया मैंने, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, ऐसे कर सकती हूँ मैं, है ना। तो अब मुझे बताओ आर की यूनिट क्या है यहाँ पे, ओम, फाइन। तो इसको देखो 1 डिवाइडेड बाय ओम, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे करके लिख सकती हूँ, एक ही बात है, 1/1 डिवाइडेड बाय ओम इज इक्वल टू दिस वन, जैसे आप लिखते हो उसी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली किसकी यूनिट आई है, इसकी। इसको अगर मैं एक बात बताओ, जो ये ओम की यूनिट है OHM, इसी को मैंने इनवर्स करके लिख दिया, मतलब OHM, यही तो है ये, इसको मैंने इनवर्स करके लिख दिया, मतलब उल्टा करके लिख दिया, तो क्या आएगा, MHO। तो इसकी यूनिट मोह भी होती, किसकी यूनिट होती है, मोह, इस कंडक्टेंस की, जी की। तो जी की यूनिट क्या निकल के आई, मोह। तो इतना सारा मैंने इसलिए बताया ताकि आपको चीजें क्लियर हो कहां से आता है क्या आता है, ठीक है। अब इसका मतलब मेरी इसकी यूनिट क्या बन के आ गई, ऐसे लिखो या फिर मोह लिखो, बुक्स में आपके पास सीमेंस भी लिखा मिलेगा, तो ये तीन आपको ध्यान रखनी है, पर ओम, मोह और सीमेंस, तीनों याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में आपके पास सीधा यूनिट, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट यूनिट देख के तो समझ जाओगे तो दिया क्या आपको, ठीक है। तो क्या लिखा, सीमेंस, इसी को मोह, ये तो आपको इजीली याद हो गया होगा, है ना, फॉर्मूले से। ये सीमेंस आपको अलग से ध्यान में रखना है कि इसकी यूनिट ये भी होती है, ठीक है, सीमेंस, या फिर एस लिख लो यहाँ पर, ठीक है, 1/k L/A। अब मुझे यहां से एक बात बताओ, अगर मुझे इसकी यूनिट निकालनी k की, वहां पर क्या था, हमने रेसिस्टिविटी की यूनिट निकाल ली थी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की, यहाँ हमने कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट निकालनी है, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे क्या होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना है बिल्कुल, ये डेरिवेशन है, उसके बाद चीजें भी आएंगी कि कैसे डायल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को ध्यान से सुनना है, मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ देखो ये चीज तो हो गई इसके बारे में। अब यहाँ से मुझे निकालनी के, इसको बोलते हैं कापा,
कैसे ध्यान रखोगे, दिस इज के मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और कापा भी बोलते हैं इसको, लिख लेना, के मीन्स कापा, कापा बोल देते हैं कई जगह इसको, ठीक है। तो अगर कापा की मुझे यूनिट चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगी, ध्यान से देखना बिल्कुल। के अगर मैं यहाँ लेके आऊं, जी यहाँ चला जाएगा मेरा, जी इंटू एल बाई ई। अब एक बात बताओ, कापा की यूनिट क्या होगी, ध्यान से देखना बिल्कुल, इसका रिलेशन भी पूछ सकते हैं आपसे। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है डिराइव करके 12th के बोर्ड में आपके पास, कि के की वैल्यू आप फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है, या फिर सेल कांस्टेंट। वही बताती हूँ क्या होता है सेल कांस्टेंट। तो आपके पास कई बार क्वेश्चन लिख लेना आता है कि डिराइव करो रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और यू कैन से कंडक्टिविटी विद द कंडक्टेंस और यू कैन से विद द सेल कांस्टेंट। तो यही आपको डिराइव करके आना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो यहाँ से आता है। तो 1 बाय 1 पढ़ोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करना है हर एक चीज को, आगे आपके पास यही डेरिवेशन आएगा, सब बता दिया कहाँ से क्या आना है, ठीक है। अब देखो k इज इक्वल टू जी एल बाई ए। अब मैं एक चीज को क्यों करा रही हूँ आपको, देखो बेटे बात क्या होती है कि चीजें मैं आपको बहुत जल्दी में भी करा सकती थी कि भाई हाँ ठीक है इसका ये होता है, यूनिट होता है, लेकिन अगर आप एक चीज को समझ के करोगे तो फॉर श्योर कि आप बहुत टाइम तक इस चीज़ को याद रख पाओगे। और मेरा मोटिव यही है कि आप बहुत टाइम तक चीज़ों को याद करो, मेमोराइज कर सको, ताकि जब भी क्वेश्चंस आए तो आपको बार बार बस एक बार आपने देखा आपको एकदम से याद आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसे पढ़ाया गया था, ठीक है। और क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं, कुछ मुश्किल होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो k इज इक्वल टू जी एल बाई। अब देखो यहाँ पर जो ये g है आपके पास, ठीक है, g की यूनिट मैंने क्या बताई अभी अभी आपको, पर ओम, पर ओम क्या क्या हो सकती है सब बताऊंगी, ठीक है। अब देखो l बाई ए की मुझे बता दो, इसकी होती सेंटीमीटर, इसकी होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल करूंगी तो क्या बच जाएगा नीचे 1 अपॉन सेंटीमीटर। तो पूरी की पूरी यूनिट क्या बन जाएगी, इसको मैं ऊपर ले आऊंगी तो पर सेंटीमीटर। सिर्फ यही यूनिट नहीं है, दोबारा बोल देती हूँ, देखो ध्यान से, इसको क्या क्या लिख सकते हो। देखो पहली यूनिट तो आपके पास ये आ गई, ध्यान रखनी है। इसी पर ओम को क्या लिख सकते हो, मो, मो पर सेंटीमीटर, ठीक है, अभी बता दिया पर ओम को मो लिख सकते हो। तीसरी यूनिट क्या हो सकती है, साइमन पर सेंटीमीटर। यूनिट क्या लिख सकते हो आप, अगर आपको मीटर में दिया गया है, ठीक है, याद रखना मीटर में दिया है तो जहां जहां सेंटीमीटर है वहां वहां मीटर कर देना, इजी है बिल्कुल। तो क्या क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, इसको लिखना पर ओम पर मीटर हो सकती है, ये वाली आपकी मो पर मीटर हो सकती है, एंड दिस वन इज योर साइमन पर मीटर, फाइन। तो ये यूनिट्स होंगी जो आपकी किसकी होंगी, के की। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप कहते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बिल्कुल एक बेस है जहां से शुरू होता है। तो ये आपका एक बेस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जहां से ये वाला जो पोर्शन है जो मैं करवा रही हूँ आपको इसमें कंडक्टेंस वाला, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वाला, तो उसका ये बिल्कुल एक बेस पार्ट है जहां से आपकी शुरू हो रही है चीज, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जब भी क्वेश्चन में दी जाए तो आप पहचान लोगे इजिली, पर ओम पर सेंटीमीटर अगर आगे लिखा है या फिर पर ओम पर मीटर लिखा हुआ है, इट मीन्स वहां पर मुझे क्या गिवन है, k की वैल्यू गिवन है, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी गिवन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हम क्या चलते हैं, अब मैं इसकी डेफिनेशन की बात करती हूँ, और मैं डेफिनेशन ऐसे करवाऊंगी जो बहुत इजी होगी, फिर आपको बुक की बताऊंगी कि किस तरीके से लिखनी है, ठीक है। k इज इक्वल टू जी एल बाई ई, ठीक है, ये हमें डिराइव कर लिया अब तक, है ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो आपके पास k होता है, k इज योर कापा, k इज योर कापा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, चलो अभी अब जो l बाई ए है वो ध्यान से सुनना क्या है, L अपॉन ए। एक बात बताओ, जो L अपॉन ए है, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A है क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, L अपॉन ए। तो जो L अपॉन ए है मेरे पास, सबसे पहली चीज क्या है, जो L अपॉन ए आता है आपका वो होता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है ना कि एक सेल है, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले रखा है, ठीक है। देखो ध्यान से, अभी आपको समझ में फिलहाल नहीं आएगा लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं वैसे ही लेते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हो, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, आप एक कैथोड ले रहे हो, उसमें एक आप एनोड लेते हो ना, है ना।
ये बाद की बात है, उसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है वो पहले ध्यान से सुनो क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। अब देखो, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या था मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ना, दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। वो मैं बता रही हूँ, मैं सिंपली बता रही हूँ सेल कांस्टेंट होता है क्या है। सेल कांस्टेंट जो होता है इसी को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, जी स्टार भी बोल देते हैं, वो आपके, दिस इज योर सेल कांस्टेंट, जी स्टार बोल लो इसको, ठीक है। जो आपके बुक में मेंशन होगा वो मेंशन कर देना, इसको जी स्टार भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहो, लेकिन लिखना है सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब सेल कांस्टेंट क्या होता है, देखो ध्यान से, सेल कांस्टेंट की अगर यूनिट लिखने के लिए बोलेगा तो क्या लिखोगे, लेंथ होती है सेंटीमीटर में, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगी, पर सेंटीमीटर, तो सेल कांस्टेंट की यूनिट निकल के आती है पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो जहां जहां L बाई ए है ना, वहां सेल कांस्टेंट लिख देना अपना, ठीक है। अब सेल कांस्टेंट एक्चुअली होता है क्या है, जो आपके पास ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये मैंने मान लिया मेरे पास कैथोड है, वो आपकी मर्जी आप क्या मान रहे हो, ठीक है। ये एनोड, कैथोड एनोड, ठीक है। ज्यादा डीप में जा रहे, सिंपल बता रही हूँ क्या होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, एक बात बताना, ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना मुझसे, मैं आपको समझा जरूर दूंगी। इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से, देखो जैसे आपका एक पास ये क्यूब होता है ना आपके पास, अब देखो ये क्यूब है मेरे पास, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो ये वाला पोर्शन है, ध्यान से देखना, ये वाला जो पोर्शन है इसको अगर मैं हटा दूं इस क्यूब में से, ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है, फाइन। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये हटा दूं, एक बात बताओ, ये वाला क्या आपके पास, इसको हटा दो, ये देखो ध्यान से, ये वाला कैथोड, ये वाला एनोड, देखो ध्यान से, दिस इज योर कैथोड, दिस इज योर एनोड, मैं ऐसे आपको मिलाने के लिए बोल रही थी, ठीक है। इसको यहाँ से देखो कैसे मिलाओगे, अब ध्यान से देखना, आपने यहाँ से मिला दिया, यहाँ से मिला दिया, है ना, ऐसे किया है, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेना, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से, ठीक है, तो क्यूब बन गया ना तरीके से। इसी तरीके से फिर यहाँ से मिला दो इसको, फाइन, तो एक तरीके से क्यूब बन गया ना, फाइन। तो क्यूब की यूनिट क्या होगी, देखो ध्यान से, ये सेंटीमीटर ले लूं, ये सेंटीमीटर ले लूं, ये भी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, या फिर 1 मीटर क्यूब ले लो, इस क्यूब की यूनिट होती है, ठीक है। वही तो हम पढ़ रहे हैं, अब तक हम पढ़ क्या रहे हैं, जो क्यूब मैंने आपको बताया था ना इनिशियली स्टार्टिंग में ही, L/A, इस पूरे का, ठीक है ना, इसी को आपने लास्ट में बताया था, मैंने वॉल्यूम में मैंने बता दिया था कि अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ हो, देखो ध्यान से, इसी को मैंने बोला 1 सेंटीमीटर लेंथ है और इसका एरिया ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब मुझे एक बात बताओ, इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी इस वॉल्यूम में, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, ये तो करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी, आयंस मूव करते हैं हमारे, ठीक है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। बट मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ये लेंथ फिक्स कर दी और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स कर दिया, तो यानी कि ये चीज तो फिक्स हो गई मेरे पास, है ना। तो यानी कि एक पर्टिकुलर सेल के लिए, जो जिस सेल के साथ आप डील करते हो, कोई भी सेल ले लिया मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड ले लिया मैंने, ठीक है, तो उसके लिए मैंने लेंथ फिक्स कर दी, एरिया फिक्स कर दिया, ठीक है, जिस सॉल्यूशन में वो डिप किया गया है, फाइन। तो यानी कि उस सॉल्यूशन के बीच के अंदर जो आयंस मूव करेंगे, ठीक है, उन आयंस की वजह से कुछ ना कुछ क्या होगी, कंडक्टेंस होगी, ठीक है ना। वहां रेसिस्टेंस भी काम करता है, कंडक्टेंस भी, लेकिन वहां पे कंडक्टेंस मेजर करें तो कंडक्टेंस की बात चल रही, कापा की बात चल रही, तो यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात चल रही है ना। तो वहां पे हम कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, जी की बात कर रहे हैं, तो यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है, उन आयंस के मूवमेंट की वजह से जितना करंट प्रोड्यूस होगा तो वहां मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम इन चीजों के साथ डील कर रहे हैं। तो मेरे समझाने का मतलब सिंपल ये था कि ये चीजों को हम इससे रिलेट कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, फाइन। तो यानी कि अगर यहाँ पर जो लेंथ है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, किस किस का, कैथोड और एनोड के बीच का डिस्टेंस, अगर मैं इसको हटा भी दूं तो आपको समझ में आ रहा होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही मैंने लेंथ लिया है, तो वो एक फिक्स है, जब हमने डिप कर दिया तो फिक्स है बिल्कुल, और ये एरिया भी फिक्स है जितना हमने कैथोड एनोड का लिया है। ग्रेफाइट रॉड लेते हो, कार्बन रॉड लेते हो, ठीक है, तो उसका लेंथ भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है। इसका मतलब जो सेल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नाम ही इसलिए दिया गया इसको, क्योंकि पर्टिकुलर सेल के लिए ये
एक कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आएगी, क्योंकि उसकी लेंथ भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है। फाइन। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो K इज इक्वल टू G और यहाँ पर इनटू सेल कांस्टेंट, क्योंकि ये वाली टर्म क्या है, सेल कांस्टेंट। तो समझा दोगे, जब भी कापा का रिलेशन सेल कांस्टेंट से पूछा जाएगा तो इस तरीके से समझाना है आपको, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल आगे करेंगे हम तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू तो आपकी कांस्टेंट ही निकल के आने वाली है, ठीक है। या तो आपको निकालने के लिए बोलेगा, अगर दी है तो जब भी दी है तो वो फिक्स ही रहने वाली, वो चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि वो मैंने बता दिया उसका नाम ही कांस्टेंट है, मतलब सेल कांस्टेंट है, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेल के लिए चीज कांस्टेंट होती है। फाइन। तो चलो, अब यहाँ से मैंने इतनी बता दी आपको बात। अब देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, ध्यान से। अब अगर मैं इस चीज को देखो ध्यान से, इसको 1 सेंटीमीटर रख दूं इसको, यानी कि अगर मैंने लेंथ 1 सेंटीमीटर रख दी, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, मीटर भी सकते हो, सेंटीमीटर भी, वो बाद की बात है, आपने यूनिट्स आगे हम डिफाइन करेंगे जब हम इनको बहुत सारे जब मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगी आपको मीटर में कब यूज करना है, सेंटीमीटर में कब यूज करना है, ठीक है। तो आप इनको दोनों में यूज कर सकते हो, सेंटीमीटर भी मीटर भी। तो ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास लेंथ 1 सेंटीमीटर है कंडक्टर की और एरिया क्या है, कंडक्टर की बात करो तो कंडक्टर के लिए यूज कर देना, अगर कैथोड एनोड के लिए यूज करो, सेल के लिए यूज करो तो सेल के लिए यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेंथ अपॉन एरिया, अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है, या फिर आप बोल सकते हो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है और इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी कि ये तो आपके पास 1 हो गया, फिक्स हो गई वैल्यू, 1 हो गई है ना। तो तब क्या होगा, आपके पास जो कंडक्टेंस निकल के आएगी वो किसके बराबर होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होगी, जैसे हमने R को रो से डिनोट किया था, सेम वही कंसेप्ट, ठीक है। तो बस उसका जस्ट रिवर्स है सब कुछ, और कुछ नहीं है। तो यानी कि K का रिलेशन इसके साथ बता देना, सेल कांस्टेंट के साथ बता सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से डेरिवेशन भी आपका हो जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बट ये है आपसे प्रॉमिस कि जब भी आप ये चीजें पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, कहाँ से आई डेराइव होके सारा बताऊंगी आपको मैं, कहाँ से इनकी डेरिवेशन, क्योंकि बुक्स में आपके पास डायरेक्ट लिखा होता है ना, तो डेरिवेशन तो नहीं करते, तो डेरिवेशन के साथ आपको विद प्रूफ वो चीजें क्लियर करूंगी, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोलूं, आसान लैंग्वेज में बिल्कुल, जो कहते हैं ना आपको एकदम पढ़ते समझ में आ जाए चीज, फालतू आप डेफिनेशन, ठीक है, ये तो आप पढ़ोगे, आपको लिखनी पड़ेगी लैंग्वेज में चीजें, जब 12th बोर्ड में हो तो ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज में लिखनी पड़ेंगी चीजें। लेकिन अगर आपको ये है कि आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, आप किसी को बता रहे हो, समझा रहे हो, दैट इज आप कैसे समझाओगे उसको कि क्या होती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने बताया था ना, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, फाइन। यहाँ मैंने ले लिया क्यूब, क्योंकि हम क्यूब में ही बात करें, मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, मैंने आपको क्यूब क्यों बताया है, ये लेंथ है एंड दिस इज योर एरिया, ठीक है, फाइन। इतना समझ में वही चीज बनाई है मैंने सीधी। देखो ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, आपने जस्ट उनको क्या कर दिया, क्यूब बना दिया, सिंपल। तो इसी को मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया, फाइन। तो अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, उनके बीच में, क्योंकि हम इसके बीच के अंदर देखो, इसके बीच में जितने भी आयंस होंगे इस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 मीटर क्यूब या फिर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको, देखो ध्यान से, यूनिट वॉल्यूम क्यों बोला मैंने, 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलो, 1 मीटर क्यूब बोलो, 1 लीटर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। कैसे भी लिखा मिल सकता है बुक में आपको। तो एक यूनिट वॉल्यूम मैंने फिक्स कर दी, किसकी, इस सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो पूरा है हिस्सा, इसकी वजह से, मतलब इसके अंदर, इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर, मतलब इस पूरी यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर देखो दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, दिस इज, आपको समझाया ऐसे ही होगा बुक में, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, सारे पार्ट इसके क्या है 1 सेंटीमीटर है, सारी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब या फिर 1 लीटर, अगर आप इनमें मेंशन कर रहे हो तो फाइन। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने किसी सॉल्यूशन की, मतलब इनके सॉल्यूशन के बारे में बात करें, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूशन के बीच में ही आप कंडक्टेंस मेजर करोगे, सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, आयंस होंगे, आयंस जो होंगे चार्ज कैरियर्स होंगे, जिनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा और उसी वजह से कंडक्टेंस आपकी मेजर होगी। कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी आयंस के बारे में बात हो रही है। तो जिस सॉल्यूशन में आयंस मूव कर रहे हैं उसी के तो कंडक्टेंस मेजर करोगे, ठीक है।
तो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक यहाँ पर डिनोट करता है 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो कंडक्टेंस मिलेगी हमें आयंस की वजह से, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। समझ में आया? अब देखो ध्यान से दोबारा सुनना। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने आयंस होंगे उनकी वजह से जो करंट, उनकी वजह से जो कंडक्टेंस मिलेगी उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बिल्कुल आसान भाषा में अगर लिखना चाहो तो लिख लो। द यूनिट यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, फिक्स वॉल्यूम के लिए अप्लाई होती है। लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये फिक्स वॉल्यूम यानी यूनिट वॉल्यूम यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और लीटर के लिए अप्लाई होती है। देखो ये भी मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब बना दी, ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 यूनिट वॉल्यूम, ये भी यूनिट वॉल्यूम। इसके अंदर मैंने बोल दिया 10 आयंस हैं सॉल्यूशन के अंदर, आपने जो भी सॉल्यूशन लिया है, यहाँ मैंने बोल दिया 20 आयंस हैं। अब एक बात बताओ, यूनिट वॉल्यूम है, आपको जब भी डेफिनेशन लिखनी है वॉल्यूम को फिक्स करके लिखनी है। यूनिट मतलब वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो पहले वॉल्यूम को फिक्स करो, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स करने के बाद देखो उसमें कितने आयंस आते हैं, क्योंकि देखो अगर आपने बोला हुआ है ना, जैसे मैंने बोल दिया 10 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने आयंस आपके पास, मैंने लेट सपोज 50 आयंस बोल दिए, फाइन। तो आप 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से देखोगे 50/10 यानी कि 5 आयंस आएंगे। तो यानी कि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अगर आपको अलग वॉल्यूम दे दी 20 सेंटीमीटर क्यूब, 30 सेंटीमीटर क्यूब, उसको हमेशा 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाकर देखो, मतलब यूनिटरी मेथड से कर दो सिंपल, जितने आयंस गिवन है, क्योंकि समझने का तरीका है कि अगर मेरे पास इतने वॉल्यूम में इतने आयंस हैं तो मुझे तो पर यूनिट वॉल्यूम देखना है, क्योंकि ये डेफिनेशन सिर्फ फुलफिल होती है स्पेसिफिकली। स्पेसिफिक मींस होता है एक पर्टिकुलर यानी फिक्स वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम के अंदर हमें देखना है, हमेशा ध्यान रखना, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब है फिर 1 मीटर क्यूब के अंदर देखना है। तो क्या करोगे, हमेशा 1 के लिए देखना है, तो 10 जितनी भी दी हो वॉल्यूम हमें उसके लिए नहीं देखना, कभी भी ध्यान रखना 10 के लिए नहीं देखना, मुझे 1 के लिए देखना है। 50 सेंटीमीटर क्यूब देखने नहीं देखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल के देखना, ठीक है। तो जितने आयंस निकलेंगे उसके अकॉर्डिंग आप कंडक्टेंस बताओगे फिर, ठीक है। अब देखो जैसे ध्यान से मैंने यहाँ वॉल्यूम फिक्स करके, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ आयन से कंपैरिजन करने, जितने ज्यादा आयंस उतने ज्यादा आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा, उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी, क्योंकि चार्ज कैरियर जितने ज्यादा उतने ज्यादा कंडक्टेंस, ठीक है। तो यानी कि मेरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी, 20 आयंस वाले की, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स थी वहां पर, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करना है आपको। देखो कोई चीजें नहीं समझाता है क्योंकि देखो, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है, अगर आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस कर लेते हो तो बाकी चीजें तो बहुत आसान है। मोलर वाला तो बहुत ही इजी है आपका, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक भी बहुत आसान है, इक्विवेलेंट बहुत आसान है। तो ये चीज़ है, इक्विवेलेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि बच्चों को नॉर्मेलिटी का नहीं पता होता, बट वो मैं आपके लिए बहुत इजी कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज समझ लेना, स्पेसिफिक में जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आगे इसके ऊपर ये डायल्यूशन का इफेक्ट जरूर आएगा, तो वहाँ ये वाली चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं डायल्यूशन को समझने में। ये चीज मुझे डायल्यूशन में समझानी चाहिए ज्यादा, लेकिन वहां पर भी मैं क्लियर करूंगी, लेकिन आपको यहाँ पर आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी इसको दूसरे तरीके से फिर समझाने की, अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, बट आई होप कि ये इतना इजी तरीके से मैंने बताया है कि पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए, फिक्स वॉल्यूम के लिए अप्लाई होती है ये टर्म, ठीक है। उसमें आपको आयंस की मात्रा देखनी है, अमाउंट देखनी, कितने हैं नंबर, फाइन। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखो ये टॉपिक टफ लगता है बट बहुत आसान है, अगर आप इसको 1 बाय 1 धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हो तो बहुत ईजी है आपके लिए। और जितना भी पार्ट इसका मुझसे होगा क्लियर, चाहे लेंथी वीडियो बन जाए उससे मुझे दिक्कत नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए 1 बाय 1। आई होप 1 घंटा अगर आप इस चीज़ को अगर आप दे रहे हो इस वीडियो को, तो एटलीस्ट आपको वो पूरा फ्रूटफुल होना चाहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर भी आपको कुछ क्लियर नहीं लगता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिख सकते हो, जहां पर दिक्कत आती है इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।